हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और अभी साथ ही स्वागत है, हम पीटी 365 पढ़ रहे थे जिसमें पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है, एनवायरनमेंट की चल रही है। एनवायरनमेंट में ऑलरेडी हम 5 वीडियो कर चुके हैं कंप्लीट लाइव क्लास के साथ। लेकिन लाइव क्लास में क्या है कि थोड़ा समय के अभाव की वजह से नहीं हो पा रही है, हम डायरेक्टली आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो दोस्तों, पीटी 365 के बारे में आपको कई बार बता चुका हूँ कि इसका इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर एनवायरनमेंट की पीटी 365 पर बात करूँ मैं, तो दोस्तों ये आपकी, अगर आपने बिल्कुल भी एनवायरनमेंट को अभी तक नहीं पढ़ा तो आप इसको अच्छे से पढ़ के इसको पढ़ो, पीवाईक्यू करो और इसके अलावा टेस्ट दो। इन तीन काम भी करके आप अच्छे से नंबर ला सकते हो एनवायरनमेंट में। तो इसकी जो 188 पेज की जो ये पीटी 365 है, इसमें सारा आपका बेसिक प्लस आपकी करंट दोनों को अच्छे से इसमें शामिल किया गया है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक हमारा, हम जैसे भी आप सभी जानते हैं, एनवायरनमेंट में बेसिकली हमारे 3 टॉपिक होते हैं। पहला होता है आपका क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं पूरा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी। और दूसरा आपका है दोस्तों पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम जलवायु कई पॉल्यूशन को देखेंगे, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सारी चीज़ों को। और उसके आधार पर उनके महत्वपूर्ण गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं, उसको देखेंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव चलाई गई है गवर्नमेंट में लेवल पर या अलग अलग लेवल पर, उनको अच्छे से देखेंगे सारी इनिशिएटिव को और उनको समझेंगे। तो आज इस पॉल्यूशन के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक है एयर पॉल्यूशन। बेसिकली अगर आपसे पूछे कोई एयर पॉल्यूशन क्या होता है, देखो हवा है, उसमें जो तत्व है, हवा में जो कण है, हवा के कण है, उन कणों का एक निश्चित उनमें अनुपात होता है। हवा अगर उनमें किसी प्रकार का अनबैलेंस हो जाता है या कोई चीज़ ज़्यादा चली जाती है, कोई कणिकीय पदार्थ ज़्यादा हो जाता है, कोई गैस ज़्यादा चली हो जाती है, तो इससे वो वायु अपनी मूल अवस्था को खो देती है और वो पॉल्यूटेड हो जाती है। तो एयर पॉल्यूशन की यदि हम बात करें तो एयर पॉल्यूशन काफ़ी सेंसिटिव है, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी है। इसके अलावा पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, सभी के लिए नुकसानदायी है। तो एयर पॉल्यूशन बहुत सेंसिटिव है और आपकी श्वसन संबंधी जो बीमारियां होती है मानव शरीर में, वो सभी एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी। एयर पॉल्यूशन भारत में आपको पता है कि इस पॉल्यूशन का भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित है, स्पेशली दिल्ली और एनसीआर वाला एरिया। तो गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लाए जाते हैं, उन्हीं को हम यहाँ समझते हैं। तो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के लिए नया टारगेट, न्यू टारगेट फॉर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। दोस्तों, यहाँ दो चीज समझनी है, एक तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है और इसका न्यू टारगेट क्या है। अगर आप न्यू टारगेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसका कोई ना कोई पुराना टारगेट होगा। तो क्यों न्यू टारगेट लेके आए हम और कौन सा न्यू टारगेट है, उसी की बात हो रही है। तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि पहले क्या था कि इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इसको 2019 में चलाया गया था दोस्तों। और 2019 में चला कर ये था कि भारत के लगभग 132 शहर, जो जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है एयर पॉल्यूशन से, उन 132 शहरों के लिए मोस्टली ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 2024 तक, लगभग 2024 तक हम जो वायु में कणिकीय पदार्थ होते हैं, कणिकीय मतलब जो वायु को पॉल्यूटेट करते हैं वो पदार्थ, तो कणिकीय पदार्थ है, इनको हम क्या करेंगे, लगभग 30% तक या 20 से 30% तक इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। इतना टारगेट था। कब तक करेंगे, 2024 तक। लेकिन ये जो 2019 का ये टारगेट डिसाइड किया, अभी इसको चेंज कर दिया, उसी के बावजूद में आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अभी देख लेते हैं एक बार स्टार्ट से, लेकिन बेसिक थीम इसकी है। देखो, हाल ही में केंद्र सरकार ने 2026 तक कणिकीय पदार्थ, जिसे हम पार्टिकुलर मेटिकल बोलते हैं, इनका ये जो पीएम है, ये जो 2026 तक ये था कि अब इनकी सांद्रता, वायु में सांद्रता मतलब इनका वायु में जो परसेंटेज पाया जाना है, वो 40% कमी करने का नया लक्ष्य रखा गया है, जो पहले 20 से 30% था। ध्यान रखना, दो चीज चेंज की है। पहले 2024 तक था 20 से 30%, अब 2026 तक है 40%। तो जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो चलाया गया था, उस प्रोग्राम के लक्ष्य को चेंज किया है, इसलिए ये टॉपिक आपका हाईलाइटेड रहा है। एक्चुअली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कोई आपका नया प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम बहुत पहले ही हम शुरू कर चुके हैं, लेकिन अभी इसके लक्ष्य है उसको निर्धारित किया गया है। और लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2026 तक हम जो वायु में जो कणिकीय पदार्थों की सांद्रता है, इसको 40% क्या करेंगे, कम करेंगे। और ध्यान रखना, अब आप किसी का परसेंटेज निकालते हो तो कोई आधार वर्ष तो मानते होंगे, इसका आधार वर्ष है 2017।
2017 के कंपेयर हम वायु में जो कणिकीय पदार्थ है उनको लगभग 40% कम करेंगे। अब वायु में जितने ज्यादा कणिकीय पदार्थ होंगे वायु उतनी ज्यादा पॉल्यूटेंट है, तो वायु के पॉल्यूटेंट को कम करने के लिए हम वायु में से इनको कम करेंगे, अर्थात हम वायु पॉल्यूशन के लिए चीजों को लेकर काम करेंगे। तो ये नया लक्ष्य चेंज किया है, ठीक है ना, तो इसलिए ये चीजें हाईलाइटेड रही। अब हम देख लेते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। कोई नया प्रोग्राम नहीं दोस्तों, 2019 में इसको शुरुआत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या जाना, जिसका मेन टारगेट था एयर पॉल्यूशन को रोकथाम, नियंत्रण और निवारण के माध्यम से एक व्यापक मिटिगेशन, ध्यान रखना, एक व्यापक मिटिगेशन प्लान बना था। यानी कि हमें उन मिटिगेशन का मतलब वो तकनीक जो किसी कारणों के प्रभाव को सीमित करती, उनके प्रभाव को या उनके कारणों को सीमित कर देती है। तो एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देने वाले जो कारण है उनको इसमें सीमित किया जाए। अब कारण क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन, कारण क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, अगर हम मकान बिल्डिंग्स बना रहे हैं या परिवहन चल रहा है, इनसे वायु पॉल्यूटेड होती है, तो इनको धीरे धीरे कम किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों के पॉल्यूशन की वजह हम इलेक्ट्रिकल व्हीकलों को बढ़ावा देंगे। तो इस तरीके से मिटिगेशन पे एक व्यापक मिटिगेशन की योजना तैयार की गई थी, और इसमें यह था कि देश में जो PM10 जो कणिकीय पदार्थों की जो मात्रा, उनकी जो मोटाई होती है उसको बोलते हैं PM10, और PM25 जिसकी जो मोटाई 2.5 होती है, उनकी सांद्रता को 2024 तक 20 से 30% लक्ष्य निर्धारित किया। ध्यान रखना, ये पहले था, अभी इसको चेंज कर दिया, 2026 तक अब कितना कर दिया, अब आपका 40% कम कर दिया, और आधार वर्ष सेम ही, आधार वर्ष आपका क्या है 2017। तो इसमें एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आधार वर्ष को जरूर याद रखें, ठीक है ना। तो आधार वर्ष 2017 के मुकाबले आपको अब ये चीज निर्धारित की गई है कि अब 2026 तक आपको 40% कणिकीय पदार्थ है उनको प्राप्त करना है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, आपको अगर नोट्स बनाने, हालांकि हम नोट्स कुछ चीजें देखें, नोट्स बनाने के लिए आपको कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, अब क्या किया है इसमें न्यू टारगेट डिसाइड किया है। तो न्यू टारगेट क्या है कि 2026 है, उस तक हम 40% कम कर देंगे। पहले ये कितना था, 2024 था, और पहले कितना था 20 से 30%। तो मतलब इतना सा छोटी सी 2-4 लाइन लिख लेनी है, इसका मतलब ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है वो आपको पता हो। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को हम थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं कि 2019 में इसको शुरुआत किया गया था, और उसमें था कि अलग अलग शहरों के लिए दिया था। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हर शहर, जैसे दिल्ली, जैसे जयपुर, जैसे अगर मैं बात करूँ मुंबई, अब हर शहर का हर शहर, हर सिटीज, उसका क्राइटेरिया अलग अलग है, उसका पॉल्यूशन अलग अलग है, इसलिए हर सिटीज के लिए अलग अलग एक्शन प्लान बनाने की इसमें बात है, हर सिटी। और एक्शन प्लान में 3 बातें चीज ध्यान रखनी। एक तो वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, वो बताएगा कि वायु में पॉल्यूशन कितना है ना। दूसरा, वाहनों और उद्योगों से होने वाले उत्सर्जन को कम करना है। 3 पॉइंट ऑफ जानना। पहला, निगरानी पॉइंट यानी मॉनिटरिंग पॉइंट कि हमारे यहाँ कितना पॉल्यूशन हो रहा है। दूसरा, वाहनों और उद्योगों से कितना एमिशन हो रहा है उसको कम करना। और तीसरा, इन सब के लिए पब्लिक की जागरूकता बहुत जरूरी है। तो 3 लेवल पर जब भी कोई शहर अपनी प्लानिंग बनाएगा उसमें 3 मेन पॉइंट होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 3 मेन पॉइंट थे, और प्लानिंग हर शहर के अलग अलग होंगी। और इसमें 132 शहरों को शामिल किया गया था, लगभग 132, कई जगह 131 है, 132-31 शहर है, इनको इसमें शामिल किया गया था हैदराबाद। और ये कौन से शहर थे दोस्तों, ये वो 2 शहर, 2 कैटेगरी के शहर थे। 8 शहर तो वो थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है। 8 सिटीज तो कौन सी थी जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, और रिमेनिंग आपकी लगभग 123-24 सिटी है, वो कौन सी थी, वो सिटी जो राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक, हमारे जो नेशनल एयर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड है, उनमें अपने वायु की गुणवत्ता को लगातार 5 वर्षों से अचीव नहीं कर पा रहे। यानी कि वो 123 शहर ऐसे हैं जो नेशनल एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है या स्टैंडर्ड है उसमें लगातार 5 वर्षों से असफल हो रही है। उन 123 शहरों को इसमें टारगेटेड किया गया था, अर्थात तो सबसे पॉल्यूटेड शहर थे। तो इस प्रकार 132, मतलब ऐसे 131 दे रखा है, कहीं जगह 132 दे रखा है, तो इसके 132 शहर लगभग इसमें शामिल किए गए, ध्यान रखना। और हर शहर की प्लानिंग अलग अलग बनाई गई थी। ये था आपका नेशनल क्लीन एयर प्लान। तो ये चीज ध्यान रखना। आगे भी ऐसे 2-3 चीजें देखो। इसके अलावा एक पोर्टल, प्राण नाम का एक पोर्टल बनाया गया था, प्राण पोर्टल बनाया गया था। और इस पोर्टल को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इस प्राण पोर्टल के माध्यम से क्या था कि जितने भी शहर है, जितने भी शहर, स्पेशली वो शहर जिन्होंने, जो 123 सिटीज है जिन्होंने वो लक्ष्य अपना हर साल असफल रहे, उन पर क्या है कि निगरानी होगा। इस प्लेट पोर्टल के माध्यम से जो भी
संस्था है वो हर सिटी अपनी प्लानिंग को इस पर अपलोड करेगी और अपना स्वयं मूल्यांकन करेगी उनकी स्थिति क्या है इस प्राण पोर्टल के माध्यम से। तो इस तरीके से इस नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बेसिक विशेषताएं। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है आपका, इसकी सक्सेस भी रहा है कुछ चीज़ों में, आपका आगे देख लेते हैं, और कुछ चीज़ों में असफल भी रहा है। अगर मैं सक्सेस की मैं बात करूँ दोस्तों, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को सफलताएं देख लूँ, अगर ये मेंस का क्वेश्चन में काम आती है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या सच में सफल रहा है या इसमें कुछ असफलता नहीं, फिर भी क्योंकि हम फ्री की चीज़ें पढ़ रहे हैं तो 2-4 पॉइंट याद रखना कोई बड़ी बात है। देखो अचीवमेंट अगर देखें तो इसमें यह है कि भारत के 95 शहर लगभग अपनी जो भी PM10 की जो सांद्रता थी कणी के पदार्थों की, उसमें उन्होंने क्या किया, सुधार किया। लगभग 95 सिटीज 2017 से लेकर 2022 की। और दूसरी बात, दिल्ली जहां पर सबसे लगभग 241 माइक्रोग्राम प्रति घन जो पॉल्यूशन पाया जाता था वो घट करके 196 हो गया है, अर्थात घटा है 241 से लेकर कितना आ गया 196। तो अर्थात ये बात सही है कि दिल्ली में भी हमने पॉल्यूशन को थोड़ा नियंत्रित किया। लेकिन कमी क्या रही है, कमी है कि दिल्ली लगातार चौथे वर्ष भी वैश्विक स्तर पर दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड राजधानी रही है। दूसरा, दुनिया के शीर्ष 50 पॉल्यूटेड सिटीज में भारत की 35 सिटीज आती है, तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और इसके अलावा WHO ने दिशा निर्देशों पर उल्लेख किया कि PM 2.5 की वार्षिक औसत 5 जो मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि भारत में ऐसा कोई भी शहर नहीं था जिसको टारगेट, दिल्ली 196 टारगेट कितना है 5 का, आप 196 को, अर्थात भारत का कोई भी शहर WHO के वायु गुणवत्ता स्टैंडर्ड के नजदीक नहीं पहुंच पाया। आप ये बड़ी शर्म की बात है, तो ये एक समस्या थी, ये ऐसा पाल है। ठीक है ना, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम मुझे लगता है कि उसमें से कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। इसका नया टारगेट क्या है उसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अगला एक स्वच्छ वायु सर्वे, जिसको बोलते हैं SBR, स्वच्छ वायु सर्वे। स्वच्छ वायु सर्वे को सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सर्वे को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत इसको किया गया है, जिसमें वो लगभग 131 सिटी, ध्यान रखना वो 132 गलत है, वो 131 सिटी है वो जो ऊपर लिखा है। इसमें क्या है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो शहर हमने शामिल किए हैं उसमें से 131 शहरों की क्या करती है, इसमें सर्वे करके रैंक इशू करती है। और जिनका लक्ष्य था कि भाई इसका यही लक्ष्य 2026 तक लगभग 40% को कम करना था। ठीक है ना, ये सर्वे 2019 में तैयार किया गया था। इसमें 131 शहरों को शामिल किया गया 3 समूह में। पहला समूह जो 10 लाख से अधिक वाले, 3 से 10 लाख वाले और 3 लाख से कम वाले, इन शहरों के आधार पर इनका क्या किया गया, सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर क्या दी जाएगी, रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है ना, अगला है, और इस सर्वे के लिए जो ये सर्वे किया जाएगा इसके लिए प्राण नाम का पोर्टल, जो मैंने अभी आपको बताया था, प्राण पोर्टल क्या होता है कि हर सिटीज उस पर अपना डेटा अपलोड करेगी और वह उसका वार्षिक स्वयं आकलन करना उसके लिए अनिवार्य है। इसके अंतर्गत वो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सड़क धूल प्रबंधन, निर्माण कार्य, डेमोलिशन अपशिष्ट, इन सारी चीज़ों के डेटा को प्रेजेंट करेगी और उसके आधार पर स्वयं आकलन के आधार पर तीसरा पक्ष द्वारा 3 सर्वश्रेष्ठ शहरों का चयन किया जाएगा और उनको फिर नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये पूरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्री के बन सकते हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, इसका क्या लक्ष्य था, पहले क्या था, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है, इसलिए प्लीज इसको थोड़ा अच्छे से एक बार जरूर देखें। तो प्री का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला है आपका नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट। जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं यानी कि जो बिजली के जो संयंत्र होते हैं जहां पर कोयले का प्रयोग करके बिजली बनाई जाती है, उनको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। उनके लिए नए नॉर्म्स तैयार किए, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कोयले से जो बिजली उत्पादन की जाती है वहां से नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलेगी, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वहां से सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी। इनके लिए कुछ नए नॉर्म्स डिसाइड किए गए हैं और नॉर्म्स डिसाइड किए हमारे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। जो नॉर्म्स डिसाइड किए गए थे उन नॉर्म्सों में, हम नॉर्म्स तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए भी होंगे, CO2 के लिए होंगे, लेकिन उनमें से SO2 के लिए जो मापदंड है उनमें थोड़ा सा क्या किया गया, 2 वर्ष का समय और दिया गया कि भाई थर्मल पावर प्लांट को, अभी देखेंगे कौन से डिसाइड किए गए क्या किए। तो थर्मल पावर प्लांट को सरकार के द्वारा 2015 में कुछ मापदंड डिसाइड किए कि भाई जो कोयला आधारित ताप संयंत्र है उनको बोला कि आप PM यानी पार्टिकुलेटेड मैटर
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पारा और जल। ध्यान रखना ये 5 मेजर कंटेंट है जो निकलते हैं कहाँ से, आपके थर्मल पावर प्लांट से। तो थर्मल पावर प्लांट से जब ये निकलते हैं तो इनके लिए कुछ पर्यावरणीय स्टैंडर्डाइज किया गया था, कुछ पर्यावरणीय मानक डिसाइड किए गए थे 2015 में, और उनके आधार पर उनको 2015 डिसाइड किए। फिर बोला कि इनको 2017 में स्टार्ट करेंगे, फिर बोला हम इसको 2022 तक इसको और बढ़ा दिया कि 2022 में ये लागू हो। अभी तक लागू नहीं है, 2022 में लागू होंगे। लेकिन इसमें से 3 देखो, पीएम के अलग स्टैंडर्ड डिसाइड होंगे, SO2 के अलग होंगे, NOx के अलग होंगे और पारा के, लेकिन इसमें से SO2 के लिए इन्होंने समय सीमा बढ़ा दी है। जो 3 श्रेणी के थर्मल पावर प्लांट है उनमें SO2 के लिए समय सीमा बढ़ा दी है और 2-2 साल की समय सीमा बढ़ाई है। और वो क्या क्या बढ़ाई है देखो, जैसे थर्मल प्लांटों को उन्होंने 3 श्रेणियों में रखा है, A, B और C। जो भी थर्मल पावर प्लांट है उनको 3 श्रेणियों में रखा है। ए प्लांट में, ए श्रेणी में कौन से आएंगे, वो थर्मल पावर प्लांट जो NCR दिल्ली वाले क्षेत्र या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के आसपास लगे हुए हैं। ध्यान रखना, NCR या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले सिटीज के आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में लगने वाले थर्मल पावर प्लांटों के लिए स्टैंडर्ड है कि पहले वो 2022 के अंत तक इनको फॉलो करेंगे, अब बढ़ा दिया 2 साल तक, वो 2024 के अंत तक इनको फॉलो करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा वो शहर जो 123 शहर जो लगभग अपने उसको प्राप्त नहीं कर पाए लक्ष्य को, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत जिनको शामिल किया गया था, जो भारत की नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पाए, उन 123 शहरों के लिए था कि वो 2023 के अंत से इंप्लीमेंट करेंगे, परंतु इसको 2 साल और एक्सटेंड करें। तो SO2 के जो मानक के लिए जिनको इंप्लीमेंट करने की जो समय सीमा दी गई थी वो 2 साल बढ़ा दी। और इसके अलावा अदर्स सिटीज में लगे हुए पावर प्लांट, तो उनके लिए ये था 2024 के अंत से 2026 के अंत तक, अर्थात SO2 के जो थर्मल पावर प्लांट के लिए जो मानक थे उनको 2-2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बाकी पार्टिकुलर मेटल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन सभी के मानक 2022 से ही लागू करने होंगे, ये उनके लिए कंपल्सरी लागू, इनमें उन्होंने चेंज नहीं किया। मापदंडों का पालन करने के लिए ध्यान रखना ये था कि मापदंडों का पालन करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को सिलेक्टेड उत्प्रेरक कटौती, मतलब इनका यूज करना होगा, इनका प्रयोग करना होगा, तभी आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्या है। ध्यान रखना ये ऐसी सारी टेक्नोलॉजी जो जीवाश्म ईंधन या अन्य प्रकार के सल्फर डाइऑक्साइड जहां से SO2 निकलती है उसमें से SO2 को अलग करने के लिए, तो FGD प्रौद्योगिकी क्या होती है, जैसे जीवाश्म से कोई SO2 निकल रही है या सल्फर ऑक्साइड से भी कोई SO2 निकल रही है या अदर प्रकार किसी गैस से अगर कोई SO2 निकल रही है, तो उसमें फ्लू गैस या कई चीज़ों को मिलाते हुए, ध्यान रखना कौन सी चीज़ मिलाएंगे उसमें, एक तो फ्लू गैस, उत्सर्जित फ्लू गैस और सल्फर ऑक्साइड उत्सर्जक प्रक्रिया से इन सभी से जो SO2 का एमिशन होता है, इनको SO2 का इनसे सबसे अलग करने, SO2 को अलग करने की प्रक्रिया को बोलते हैं FGD टेक्नोलॉजी। एंड वो सारी टेक्नोलॉजी जो SO2 को इनसे अलग करेगी और SO2 का स्टोरेज करके उसको ढंग से मैनेजमेंट करेगी, वो सारी टेक्नोलॉजी FGD टेक्नोलॉजी में आती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसका पूछ सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट से SO2 है ना, अब ये है कि थर्मल पावर प्लांट हैं जो भी वो वायु में लगभग आधी से अधिक SO2 के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमारी वायु में SO2 के लिए लगभग 30% वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए जिम्मेदार होते हैं, 20% पार्टिकुलर मेटल्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। अर्थात एयर पॉल्यूशन में थर्मल पावर प्लांटों का रोल बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इनके लिए कुछ नया स्टैंडर्ड डिसाइड किया। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई डाउट होगा। तो इसी संदर्भ में हम आगे बढ़ते हुए आगे देखते हुए इसमें एक है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन एक आयोग बनाया गया था, है ना। तो इसको देखते हैं पहले ये आयोग क्या है। तो हाल ही में करंट में क्यों है, सबसे पहले ये करंट भाई न्यूज में क्यों है, देखो न्यूज में इसलिए कि इस कमीशन के द्वारा 2023 से दिल्ली और उसके आसपास शहरों के लिए कोयले के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया, दिल्ली और उसके आसपास के शहर, अर्थात NCR क्षेत्र में कोयले के उपयोग को इन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध कर दिया। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले इस आयोग के बारे में जान लो क्या है। तो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक
वैधानिक निकाय, फर्स्ट टाइम ध्यान रखना, ये वैधानिक निकाय, कानूनी निकाय, इसको एक एक्ट के माध्यम से स्थापित किया गया था। उस एक्ट का नाम था एनसीआर, उसके एरियाज में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021। तो इस एक्ट के माध्यम से इस कमीशन का गठन किया गया था, और इस कमीशन को पहले 2020 में एक अध्यादेश के माध्यम से लाया, तो अध्यादेश का एक समय पूरा होता है, उसके बाद इसको कानूनी रूप दिया, तो इसको स्थापित किया गया था। इसका मुख्य रूप से जो इसका एक अध्यक्ष होगा, इस अध्यक्ष क्वालिटी जो कमीशन है इसका एक अध्यक्ष होगा, जिस अध्यक्ष को 2 तरह अध्यक्ष की योग्यता है, या तो 15 वर्ष से कोई पर्यावरणीय क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा हो, या 25 सालों से उसको एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में ज्ञान हो, उस व्यक्ति को इसमें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है। और अगर कमीशन के द्वारा कोई आदेश दिया गया, निर्देश दिया गया, तो डायरेक्ट इसकी अपील आप एनजीटी में कर सकते हो, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के समक्ष इसकी अपील कर सकते हो। जैसे मान लें इसने अभी प्रतिबंध लगा दिया, अगर किसी को कोई एलर्जी है तो जाएगा और वो जा करके नेशनल ग्रीन जो एनजीटी है आपका, इसमें आपका क्या कर देगा, आपका अपील कर सकता है। इसके मेन काम थे, देखो इसका एक तो सबसे मेन काम था कि आप वायु की गुणवत्ता की निगरानी, आप एक तरह से मॉनिटरिंग करोगे कि वायु में कितनी गुणवत्ता है, ठीक है ना। उसके अलावा एनसीआर में आप पॉल्यूशन को कम करने के लिए योजनाओं बनाने में सहयोग करोगे, और उनके लिए रिसर्च और अनुसंधान करोगे, और उनका इम्प्लीमेंट। 3 काम है, पहला निगरानी, दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, और तीसरा रिसर्च एंड अनुसंधान। इन चीज़ों पे आप विभिन्न प्रकार की तकनीकों के साथ मिलकर के, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के रिसर्च अनुसंधान करेगा, कैसे एयर पोल्यूशन को कम किया जाए, इस पर पूरी तरह फोकस करेगा। तो इसके लिए कमीशन बनाया गया था। तो कमीशन द्वारा वायु की गुणवत्ता महत्वपूर्ण रखी जाती थी, तो इसने अपनी गुणवत्ता को यूज करते हुए देखा है इसने भाई वायु की गुणवत्ता दिल्ली में सही नहीं है, इसलिए कोयले के प्रतिबंध को क्या कर दिया, बढ़ावा दिया, कोयले के प्रतिबंध को लगा दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं, इन्होंने बोला है कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन कम करने के लिए उद्योग, घरेलू और अन्य इन क्षेत्रों में कोयला उपयोग नहीं होगा, प्रतिबंध कर दिया गया है, ठीक है ना। हालांकि किसने बोला है कि ताप विद्युत संयंत्रों में सल्फर को कम वाले, ये बोला गया है कि जो थर्मल पावर प्लांट है जहां पर आप कोयले की यूज करते हैं, तो वहां पर उस प्रकार का कोयला यूज कर सकते हो जहां जिससे सल्फर का एमिशन कम से कम हो, अर्थात तो छूट दे दी, ठीक है। और ये बोला गया कि ये 1 जनवरी 2023 से लागू होगा, पहले ये 1 अक्टूबर से लागू होने के बाद ऐसे बोला कि कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध 1 अक्टूबर से उसकी आपूर्ति को होगा, उसके बाद जहां आपूर्ति उपलब्ध नहीं है वहां 1 जनवरी 2023 से छोड़ दो। यानी कि जो सप्लाई करवाती है, पहले सप्लाई पे 1 अक्टूबर से ही हो गया था, और जो इसका जहां पर सिटी की बात कर रहे हैं वहां पर 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये बेसिकली इसने, इसलिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इसलिए हाईलाइटेड रहा कि इसने नए प्रतिबंध लगाए। इसके बाद आप सभी जानते हैं ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, ये मुख्य रूप से वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि दिल्ली में जो वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है उसके लिए नए दिशा निर्देशों के आधार पर काम किया जाए। देखो, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है कि वायु की अलग अलग गुणवत्ता के आधार पर ये अलग अलग प्रकार की क्या देता है, स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, उनको अलग अलग मापक देता है, और उसी मापक के आधार पर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स उनके नए नए उपाय के आधार पर प्रतिबंध लगाता है। जैसे अगर इसमें देखें तो देखो, अगर वायु की गुणवत्ता 201 से 300 पार्टिकुल, ये इसका मतलब होता है पीएम, 201 से 300 अर्थात इतनी खराब स्तर पर है तो वायु सबसे खराब स्थिति में होगी। और वायु जब खराब स्थिति में होगी तो इसमें यह था कि वायु प्रदूषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के लिए जनजागरूकता जरूरी है, और वहाँ 500 मीटर या उससे अधिक वाले भूखंड उनका कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए। इसके बाद चरण 2, तो चरण फर्स्ट के उपायों को लागू करने के लिए इसने आदेश दिए, इसलिए हाईलाइटेड है। तो चरण फर्स्ट में कौन सा है, चरण फर्स्ट में तो यही है कि ये जो आपके 201 से 300 जो मिली यूक्रेन अपने पढ़ा था, इसकी पॉल्यूशन की जो इकाई है उसको जहाँ पर ये स्थिति है वहाँ पर उन्होंने अभी चरण फर्स्ट को लागू कर दिया है। अर्थात लागू करने का मतलब यह है कि 500 वर्ग मीटर वाले जो घर हैं वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है, और वायु की गुणवत्ता वाली घटनाएं मतलब रिपोर्टिंग लोगों को जागरूकता ये काम करें। अगर वायु बहुत खराब होती है चरण 2 लागू करेंगे, अगर वायु और खराब होगी चरण 3 लागू करेंगे, अगर वायु और खराब होगी चरण 4 लागू करेंगे। लेकिन ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंतर्गत ध्यान रखना, ये प्लान होते हैं जैसे जैसे वायु का मॉनिटरिंग करेंगे, वायु की निगरानी करेंगे, और जैसे ही वायु जिस कैटेगरी में आएगी उसी कैटेगरी के आधार पर ये नए उपाय इंप्लीमेंट कर देंगे। इन्होंने इसी आधार पर चरण फर्स्ट जो वायु की खराब स्थिति को दिखाता है, जहां वायु की एयर क्वालिटी आपकी पुअर कंडीशन में है वो चरण फर्स्ट में है, अगर वेरी पुअर है वो चरण सेकंड में, अगर सीवर है
वो चरण 4 में, और अगर कम वो चरण 3 में, और अगर हाईली सीवर है तो उसको बोलेंगे चरण 4। तो इनके आधार पर जहाँ स्थिति ये हो गई, मान लो चरण 4 वाली स्थिति आ गई, तो इसमें हम ये है कि डीजल वाले वाहनों को ही रोक देंगे, इसमें हम किसी प्रकार एनसीई में सभी उद्योगों को ही बंद कर देंगे अगर ये स्थिति आ गई। अभी हम नॉर्मली इस स्थिति का यूज कर रहे हैं, तो ये कारण हमने इम्प्लीमेंट करने की बात की, ठीक है। और हाल ही में सीपीआई ने संशोधन, इसमें ये संशोधन किया है, इसमें बोला है कि दिल्ली के आईपीएल क्षेत्र में कुल मिला के ये इसमें बोला गया कि पूरी दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में निगरानी करने की पूरी जिम्मेदारी CAQM को दी गई, और इसी के द्वारा नेशनल जो ग्रेडेड रेस्पॉन्स जो एक्शन प्लान चलाया गया था, इसलिए थोड़ा हाईलाइटेड है। तो बेसिकली प्रिया क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है कि किस किस मात्रा के लिए कौन कौन सी वो उपाय किए जा सकते हैं, और किस किस लेवल पर कौन कौन से चरण आते हैं, ठीक है ना। बाकी आपका क्वेश्चन CAQM से भी बन सकता है। एक थोड़ा सा आपसे पूछ सकते हैं बायोडिकम्पोजर क्या है। दोस्तों बायोडिकम्पोजर की अगर मैं बात करूँ तो जो पंजाब, हरियाणा, इनमें जो पराली होती है, आप सभी जानते हैं कि पराली को किसान बाद में जलाते हैं, और जला करके जो धुआं दिल्ली में आती है उससे एयर पोल्यूशन बड़ी मात्रा में होता है। तो पराली के डिकम्पोज करने के लिए भाई इसको डिकम्पोज करो ताकि ये जलाना ही ना पड़े, इसको खेतों में ही खाद के रूप में यूज किया जा सके, और जब खेतों में खाद के रूप में यूज होगा तो आसानी से फिर ये जलाया नहीं जाएगा, तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन है वो कंट्रोल होगा। इसलिए बायो डिकम्पोजर कैप्सूल लाने की बात की गई है। तो बायो डिकम्पोजर कैप्सूल क्या होते हैं, ये एक तरह से इसमें यह है कि कुछ ऐसे माइक्रो जो जीव होते हैं उनका एक समूह होता है, जब उनको इसमें डाल देते हैं तो 15 से 20 दिन में इसका क्या कर देते हैं, वो अपघटन कर देते हैं, और अपघटन करके वो खाद में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस खाद को फिर क्या करते हैं, आप खेतों में छिड़क सकते हैं। इसलिए तो इसको ICAR जो इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा इसको क्या किया गया, डेवलप किया गया है, ठीक है ना। और उसने इसको डेवलप किया बायोडिकम्पोजर कैप्सूल। मुख्य रूप से वो कैप्सूल है जो लाभकारी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो पराली है उसको डिकम्पोज करके उसको खाद के रूप में कन्वर्ट किए जाते हैं, उसके लिए इसको किया गया, ठीक है ना। तो पराली के उपाय के रूप में बायोडिकम्पोजर अच्छी तरीके से यूज किया जा सकता है। अगला है आपका WHO की एयर क्वालिटी इंडेक्स डाटाबेस। ये ज़्यादा वो नहीं है, डाटाबेस नया चेंज किया है, इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, बस इसमें चीज़ देखने कि WTO ने बोला है कि जो उसके स्टैंडर्ड के आधार पर कोई भी देश उसके स्टैंडर्ड के आधार पर जब तक देश पालन नहीं कर पाए, और बोला कि संपूर्ण वैश्विक आबादी का 99% जो लोग हैं वो पॉल्यूटेड वायु में श्वास लेते हैं, और वो कौन सी पॉल्यूटेड वायु, जो उसने स्टैंडर्ड डिसाइड किया WHO की, उस WHO ने जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया है उस माने उसने स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि भाई इतने ग्राम वाला घन ग्राम होना चाहिए, जो PM इतना होना चाहिए, उससे लगभग 99% जो जनसंख्या है उसको फॉलो नहीं करती, वो पॉल्यूशन में है। तो ये इसलिए इसने बात की गई। ये ज़्यादा एक बात देख सकते हो कि ये बताया गया है कि पहली बार नाइट्रोजन इनकी वार्षिक सांद्रता भी इसने चेक करी है कि ये कितने हैं, है ना। बाकी कोई ऐसी खास बात नहीं है। WTO समय समय पर अपने कुछ दिशा निर्देश जारी करता रहता है, तो उसने दिशा निर्देश 2021 में अपडेटेड किया, UPSC ने इसको GS3 में क्वेश्चन भी पूछा। देख लो UPSC फैक्चुअल क्वेश्चन भी GS3 में पूछ लेता है, ठीक है ना। तो वो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई खास ऐसी चीज़ थी नहीं। एक थोड़ा सा है कि राष्ट्रीय एयर क्वालिटी, अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय एयर क्वालिटी वाला जो फ्रेमवर्क है, ये राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता संसाधन फ्रेमवर्क, ठीक है ना। नेशनल एयर रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, तो ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये क्या करता है, एक सूचना तंत्र है, एक सूचना तंत्र जिस तंत्र के माध्यम से ये क्या होता है कि वायु में कितना पॉल्यूशन है, कितना वायु का उसका प्रभाव है, उस सभी का डेटा कलेक्ट रखता है, और उस सूचना तंत्र का प्रयोग करके सरकार, नगर पालिकाएं, स्टार्टअप उस आधार पर निर्णय ले सकती है कि हमें भाई हमारे यहाँ इतना पॉल्यूशन है तो हमें क्या करना चाहिए, अब हम कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए इस नेशनल एयर रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया है, ये उसमें काम करता है और लोगों को डिसीजन लेने में काम करता है। इसमें क्या है, विभिन्न जलवायु में कितना वायु प्रदूषण है उसका ये पूरा डेटा रखता है, और इसे प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय की सहायता से राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान बेंगलुरु के द्वारा दोनों ने मिलकर के इसको विकसित किया है। मुख्य रूप से वायु की डेटा गुणवत्ता जो डेटा है इसको कलेक्ट करता है, उसके प्रभाव का आकलन करता है, विज्ञान आधारित
समाधान भी बताता है, और इसने पूरी उसकी गाइडलाइंस इसमें दे रखी है। इसके अंतर्गत ईयर, सेट, समन, उत्सर्जन सूची, मानव स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव, कृषि पर उसका प्रभाव, ऐसे 5 मॉड्यूल हैं। देखो, मॉड्यूल यानी एक तरह से पाठ्यक्रम की तरह है। ये पूरा सिस्टम रखता है, ये पूरा डेटा रखेगा, डेटा के आधार पर बताएगा कि भाई ये के उत्सर्जन यानी कौन कौन से कारक है जिन्होंने एमिशन किया है, फिर उनको कम करने के लिए कौन कौन से उपाय, मानव स्वास्थ्य पर कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पर कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, इन सभी के बारे में डिटेल डेटा रखता है। तो उसके लिए हमारे पास काम आ जाता है, ये कई डेटा हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। ये फ्रेमवर्क काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा वायु को, प्रदूषण को कम टैकल करने के लिए हमारे द्वारा कई इनिशिएटिव और ली गई है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक तो है BS6। आप सभी जानते हैं भारत स्टेज 6। देखो, आप सभी जानते हैं कि जो वाहनों के इंजन है उसकी अगर जीवाश्म ईंधनों की यूज करने की, अगर यूटिलाइजेशन करने की अगर क्षमता अच्छी होगी तो पोल्यूशन कम होगा। तो भारत स्टेज 6 मानक हमने डिसाइड किए हैं कि ऐसे वाहन, कुछ वाहनों के लिए मानक डिसाइड करते हैं। पहली बार हम इन्हें मानक वाहनों के जो आंतरिक दहन के जो इंजन उपकरण है उनके आधार पर कि वो वायु प्रदूषक के रूप में कितनी भूमिका निभाते हैं, उनके आधार पर उनके अलग अलग मानक होते हैं। यूरो मानक होता था, सबसे पहले यूरोप ने इसको यूज किया था, उसके बाद भारत ने भी 2001 में इसको शुरू किया गया। भारत में BS फर्स्ट 2000 में आया था, उसके बाद 2020 से हमने BS6 भारत स्टेज 6 के मापदंड को अनुपालन करने का बाध्यकारी कर दिया है। तो इसलिए करंट में रहा है कि हाल ही में दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन के लिए BS3 और BS4 के डीजल वाले वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब डायरेक्ट BS6 के वाहन दिल्ली में चलते हैं जो डीजल वाले वाहन है। क्यों? क्योंकि BS6 का अगर आप अनुपालन करोगे तो जो पेट्रोल वाले वाहन है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड की 25% कमी होगी उत्सर्जन की, और इसके अलावा ये कहा गया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर अगर गाड़ी चलेगी तो उससे 60 मिलीग्राम से ज़्यादा आपका क्या नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन नहीं होना चाहिए, जो पहले 80 मिलीग्राम था। किसमें? भारत स्टेज 4। तो इन्होंने भारत स्टेज 6 के अंतर्गत ये मानक डिसाइड किए हैं कि पहली बात तो उसका एमिशन 25% कम हो, और दूसरी बात पर किलोमीटर के आधार पर 60 मिलीग्राम से अधिक आप एमिशन नहीं कर सकते। डीजल वाहनों के लिए था कि इसमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर और इन नाइट्रोजन ऑक्साइड, इन तीनों को 70% तक कमी लाना डीजल वाहनों से। और इनको लागू करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर इनके मानकों को डिसाइड किया जाता है, और इन मानकों को व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा अनुपालन करना जरूरी है, क्योंकि उसका इंजन का मानक BS6 होना चाहिए। ठीक है ना? तो ये है BS6। तो BS6 अगर आपसे पूछे तो मुख्य भारत स्टेज वायु पॉल्यूशन, जो परिवहन के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको नियंत्रित करने के कुछ मानक डिसाइड। इसके अलावा होता है ट्रेम स्टेज 4। आप सभी जानते हैं ट्रेम का मतलब ये कृषि उपकरणों के लिए, जो कृषि में ट्रैक्टर यूज होते हैं, है ना, कृषि में मशीनें यूज होती है, उन उपकरणों से होने वाले एमिशन के लिए तो कृषि उपकरणों पे लागू होते हैं, और इनकी जो तारीख है वो हाल ही बढ़ा दी है। ठीक है ना? तो ये नए ट्रेम 2022 अप्रैल से ट्रैक्टरों पे लागू हुए थे। मतलब ऐसे था इसमें कि वो ट्रैक्टर जिनका हॉर्स पावर इंजन, जिनका इंजन 50 हॉर्स पावर का है उस पर तो ट्रेम 4 लागू होगा, और जिनका इंजन 50 हॉर्स पावर से कम का है उन पर ट्रेम 3 के मापदंड लागू है। और ट्रेम 3 के मापदंड आप सभी जानते हैं, ट्रेम 3A के मापदंड विभिन्न प्रकार की श्रेणियों पर मतलब रूप से पहले से ही लागू किए गए थे 2010 से। तो ट्रेम 3 में क्या है कि मापदंड थोड़ा स्ट्रिक्ट कम है, ट्रेम 4 में मापदंडों को ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो बोला गया है कि देखो ट्रेम 4 के जो उत्सर्जन वाले मापदंड है ये कौन से एग्रीकल्चर जो इक्विपमेंट है उनके लिए होते हैं। तो उनका पहले डिसाइड 22 तक था, अभी उनको क्या कर दिया है, अभी उनको थोड़ा और टाइम दे दिया गया है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि ट्रेम मापदंड क्या है। ट्रेम मापदंड मुख्य रूप से कृषि उपकरण से होने वाले उत्सर्जन के लिए है। इसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक वो इंजन जो 50 हॉर्स पावर से अधिक की क्षमता वाले हैं, और एक वो इंजन जो 50 हॉर्स पावर से कम की क्षमता वाले हैं, उन्हीं के लिए डिसाइड किया गया है। हाँ, भारत में जो ट्रेम 5 के मानकों को भी शामिल किया जाएगा अभी 2024 से, है ना, उस पर फोकस किया जाएगा। और इनमें से 8 किलो बार से छोटे इंजन वाला ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ज़्यादा ध्यान रखना है ट्रेम क्या है। ठीक है ना? इसके अलावा पैलेटाइजेशन और टॉर्फेक्शन, ये 2 शब्द हैं। ये एक्चुअली में 2 आपकी तकनीक है, 2 आपके जो तकनीक है पराली
को यूज करने के लिए पराली के माध्यम से, मुख्य रूप से आपका बायोगैस, बायोमास के रूप में उसको यूज करने के लिए। तो उसके दो तरीके हैं, दो तकनीक हैं जिसको हम बोल सकते हैं। तो हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा पराली गतिविधियों को रोकने के लिए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को कुछ निर्देश दिए गए और इसमें बोला गया कि आप धान की पराली पर आधारित पैलेटाइजेशन और टॉर्फेक्शन नामक नए प्लांट बनाएंगे। क्योंकि देखो, पैलेटाइजेशन का मतलब क्या है, इसके लिए सरकार ने फंड भी दिया है। पैलेटाइजेशन की मतलब क्या है कि जैसे धान पराली को कतरना, सुखाना, पीसना, गोले के रूप में बनाने की प्रक्रिया है, गोले के रूप में बना के, ठीक है। और टॉर्फेक्शन का मतलब है उसको कार्बनिक बायोमास में तापीकरण करना। इन दोनों के बीच में एक रिएक्टर लगाया जाता है और वो रिएक्टर क्या करता है, और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। इसको बायोमास के रूप में यूज करके, तापीकरण के रूप में इसका यूज किया जाता है, तो हम उसके रूप में यूज कर सकते हैं। तो दो संयंत्रों के नाम है ये, बस आपको ध्यान रखना है, दो संयंत्रों के नाम, आज से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगला ग्रीन क्रैकर्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ग्रीन क्रैकर्स है तो पटाखे ही, लेकिन पारंपरिक पटाखों से अलग प्रकार के पटाखे हैं। ये वो पटाखे हैं जो पारंपरिक पटाखों की तुलना में 30% कम वायु प्रदूषण करते हैं, है ना। तो ये पटाखे जो बोलते हैं हम, जो ग्रीन क्रैकर्स है होते थे, जो ट्रेडिशनल क्रैकर्स है उनकी तरह है। तो इन पटाखों में 30% कम पॉल्यूशन होता है। नॉर्मली जो नॉर्मल हमारे पटाखे होते हैं उनसे 30% कम पॉल्यूशन होता है। रीज़न क्या है कि जो बेरियम नाइट्रेट होता है ना, ये बेरियम नाइट्रेट है, उसका उत्सर्जन नहीं करता इसलिए। और दूसरी बात, इनमें उत्सर्जन कम होता है, वायु थोड़ा दूर को अवशोषित कर लेते हैं। और ये CSIR द्वारा मुख्य रूप से इनका उत्पादन वही कंपनी कर सकती है जिनको एक लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है CSIR के द्वारा। और दूसरी बात, जो हमारे पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन है, पेट्रोलियम विस्फोटक सुरक्षा संगठन मुख्य रूप से विस्फोटक से जुड़े हुए सारी चीज़ों के उत्पादन, उनके संग्रहण, उनके प्रयोग, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो उसको इसकी पूरी प्रमाणिकता का दायित्व सौंपा है। और ये क्या करता है, इनके निर्माण में आर्सेनिक, पारा, बोरियम, इन तत्वों का यूज नहीं किया जाता। इसकी वजह से एक तो इनका पॉल्यूशन कम होता है, दूसरी बात इनकी आवाज़ भी बड़ी धीमी होती है, तो इससे ध्वनि पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं होता। 3 श्रेणी होती है इसमें, श्वास, स्टार और सफल। अब आपको ये नाम याद रखने चाहिए, कई बार UPSC बोलेगी, हाल ही में शब्दावली याद रही है कि श्वास, स्टार, सफल क्या है। तो बेसिकली तीनों ही ग्रीन क्रैकर्स की श्रेणियां हैं, ठीक है ना। उसका फुल फॉर्म यह है कि सफल का मतलब है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, इसका मिनिमल एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इसमें वाटर रिलीज बहुत कम होता है, इसमें सेम थर्माइट क्रैकर्स होता है, मतलब हर चीज़ में सेफ्टी बढ़ती जाती है, उन्हीं के आधार पर उनको नाम दिया गया। इसके बाद है ब्रीथ लाइफ कैंपेन। दोस्तों ब्रीथ लाइफ कैंपेन अगर मैं बताऊँ क्या है, 2016 में इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था 2030 तक शहर और लोग जो सिटीज़ हैं और सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं, वो जलवायु की रक्षा के लिए और वायु प्रदूषण को 2030 तक सुनिश्चित करने के लिए सभी मिलकर के उसमें एक्शन ले सके, कार्य कर सके। तो उनमें इसको शामिल किया गया है। कई सिटीज़ अपने लेवल पर प्लान बनाएंगी, कई लेवल पे ग्रामीण, जो मतलब कई लेवल पे सिटीज़ और कई लेवल पर सिविल नागरिक जो लोग हैं वो भी जलवायु और स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए इसमें कार्रवाई करेंगे। उनको इनकरेज किया जाएगा, उनको प्रेरित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को, अगर इस कैंपेन की हम बात करें, इसको WHO, UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोalition, इन तीनों के द्वारा चला गया है। भारत के 3 शहर हैं, ये अभी इसके सदस्य हैं। और ब्रीथलाइन कंपनी के तहत रणनीति क्या यूज करेंगे कि इसमें यह रहेगा कि जो बेस्ट केस स्टडी होती है, तो बेस्ट केस स्टडियों को सिटीज के बीच में शेयर किया जाएगा। इसके अलावा निगरानी बढ़ाई जाएगी और बढ़ती मांगों के अनुरूप जो भी चीज़ है उनका तेज गति से काम किया जाएगा और लोगों को थोड़ा ज़्यादा अवेयर किया जाएगा। तो ये अभी तक हम पढ़ रहे थे दोस्तों, ये था आपका एयर पॉल्यूशन। अब आपका है आपका जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन एंड कंजर्वेशन, दूसरा टॉपिक है। इसको आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बेसिक चीज़ हम देखेंगे कि अभी एक यूनाइटेड नेशंस वाटर समिट अंडरग्राउंड वाटर के लिए एक यूनाइटेड नेशन की एक कन्वेंशन हुई है 2022, जो 2022 पेरिस में ये संपन्न हुई है। लेकिन इस कन्वेंशन, इस समिट के बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं ये है क्या। दोस्तों क्या है कि एक शिखर सम्मेलन के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। UN वाटर एक संस्था है, यूनेस्को दूसरी संस्था है, और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र, इन तीनों ने मिलकर के एक UN वाटर समिट ऑन ग्राउंड वाटर के लिए कन्वेंशन की सबमिट की, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को
ग्राउंड वाटर के संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करने की। जब बैठकें होती है, न्यूज छपती है, मैसेज आता है, एडिटोरियल आता है, बहुत सारी चीज आती है, लोगों का ध्यान उसमें जाता है। इस शिखर सम्मेलन में एक चीज और की गई थी कि यूएन वाटर एक अलग संस्था है, इसके द्वारा ध्यान रखना एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है यूएन वाटर के द्वारा, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि इसको इनविजिबल से विजिबल बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। तो एक प्री का क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि द ग्राउंड वाटर मेकिंग इनविजिबल या विजिबल किसके द्वारा चलाया गया था? यूएन वाटर के द्वारा चलाया गया था 2022 में। उस कार्यक्रम को भी इसी समिट के दौरान पूरा किया गया था। इस संबंध शिखर सम्मेलन का मेन उद्देश्य था कि भाई हम जो ग्राउंड वाटर है उस पर बहुत जिम्मेदारी तरीके से, बहुत संवैधानिक तरीके से, जो भी एसडीजी 6 के अंदर, एसडीजी 6 किससे संबंध है? जल संरक्षण से संबंध है। तो एसडीजी 6 के जो टारगेट है उनको प्राप्त किया जा सके और विशेषकर भूजल की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित कर सके, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 का आधार रेखा के रूप में उपयोग किया गया। आप सभी जानते हैं कि यूएन की जो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी, उस वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट में ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा फोकस किया गया जो हमारे यहाँ पाया जाता है। ठीक है, 2020 में 5 स्तंभ जारी किए गए थे एसडीजी 6 के लिए कि सबसे पहले हमें पानी का डेटा और सूचना रखनी होगी, फिर लोगों को हमें ट्रेनिंग देनी होगी, इनोवेशन, फंडिंग और गवर्नेंस, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए इन 5 लेवल पर हमें काम करना होगा। डेटा कलेक्शन एंड इन्फॉर्मेशन, सेकंड कैपेसिटी बिल्डिंग, थर्ड इनोवेशन, फोर्थ फाइनेंस, फिफ्थ गवर्नेंस। जब तक आप इन चीज़ों पे काम नहीं करोगे वो काम नहीं है। और ग्राउंड वाटर के बारे में जानते हो कि जो सेलों से कलेक्ट होता है, और आप सब जानते हैं, एक चीज़ जानना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, टोटल लिक्विड वाटर टोटल लिक्विड वाटर का 99% हिस्सा होता है कौन सा? आपका ग्राउंड वाटर। अब कंफ्यूज मत होना, अगर मैं बोलूँ टोटल शुद्ध जल का, तब नहीं होगा, लिक्विड वाटर, क्योंकि बर्फ होती है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होती, इसलिए ग्लेशियर इसमें नहीं आएगी। इसलिए धरती पर टोटल लिक्विड वाटर का 99% हिस्सा ग्राउंड वाटर होता है, शुद्ध जल का, ताजे जल का। ठीक है ना? इसके अलावा जब ग्राउंड वाटर को लेकर के हमारे यहाँ भारत में भी काफ़ी चीज़ें आगे अपनाई जा रही है। इसमें एक डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट, डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को हमारे जल शक्ति मंत्रालय, ध्यान रखना यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जल शक्ति मंत्रालय, भारत के जल शक्ति मंत्रालय को लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुके हैं। तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा मुख्य रूप से किया गया है इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट में आकलन किया गया है भारत के लेवल पर जो ग्राउंड वाटर है उसको लेकर के। इसके अलावा केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य जो जल बोर्ड होते हैं, देखो एक तो जल शक्ति मंत्रालय एक मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत अलग अलग डिपार्टमेंट है जिसमें केंद्रीय भूजल बोर्ड भी है और राज्यों के भी भूजल बोर्ड है। वो समय समय पर अपने ग्राउंड वाटर की क्या करते हैं? आकलन करते रहते हैं। इन दोनों के आधार पर डेटा बनाया गया है और उसमें बोला गया है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने वाला देश है। दुनिया का 1/4 हिस्सा जो ग्राउंड वाटर का है उसको भारत कंज्यूम करता है। और एक होता है रिचार्ज, आप सभी जानते हैं ग्राउंड वाटर में रिचार्ज भी होता है, जल के माध्यम से, वेटलैंड के माध्यम से, बरसात के माध्यम से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। लेकिन भारत में उसकी परसेंटेज 61%, अगर 100% होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं आती, जितना कंज्यूम किया उतना रिचार्ज हो गया तो बराबर 0। अब आप 61% यूज कर रहे हो तो हर साल आप -30% जा रहे हो, तो रिचार्जिंग क्षमता आपकी कमजोर है और यूज आप ज़्यादा कर। और भूजल के दोहन की अगर देखें तो भारत में दोहन कम होकर 60% तक आ गया है भूजल प्रबंधन की तुलना में। देखो ये क्या है, अभी भारत में जो ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन है थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम हुआ है पहले की तुलना में, लेकिन धीरे धीरे अभी भी बना हुआ है। अब भारत में ये कहा गया कि जो ग्राउंड वाटर से जल निकलता है उसका 87% जो जल है आपका यूज करते हैं, 87% जल है वो आपका यूज करते हैं, आपका 80% जल है वो यूज करते हैं। फिर ग्राउंड वाटर में जो जल निकाला जाता है उसका 87% हिस्सा है आप एग्रीकल्चर में यूज करते हैं। ये आपको थोड़ा डेटा याद है। ठीक है, अगला भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन क्षेत्रों में इसका दोहन बहुत ज़्यादा है, 100% तक इतना दोहन कर चुके हैं। रीजन क्या है कि एग्रीकल्चर क्षेत्र है और आपको जैसा कि देखा गया 87% आप यूज एग्रीकल्चर में करते हो तो इसलिए यहाँ से यूज होता है। 67% भूजल इकाइयाँ अभी भारत में सुरक्षित है। अति दोहन वाली इकाइयों में अभी थोड़ा गिरावट आई, अर्थात हमने इंप्रूवमेंट किया है थोड़ा अच्छा। 14% आकलन इकाइयाँ बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेड है और 4% क्रिटिकल, यानी कि जो टोटल हमारे जो ग्राउंड वाटर की यूनिट्स है वो ओवरवेल है। इन दोनों के बारे में बात की है कि भारत में टोटल का जो एक्सप्लोट धीरे धीरे कम यूज कर रहे हैं हम, धीरे थोड़ा बैलेंस वाले, लेकिन अभी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है।
ठीक है, कुछ शब्दावली देख लेते हैं। जैसे एक है अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है जितना, जैसे मान लो एक वर्ष में 100 लीटर पानी अगर रिचार्ज होता है और आप 120 लीटर आप पानी आप क्या कर देते हो, उसका निकास कर लेते हो, तो उसको बोलते हैं अतिदोहन। क्रिटिकल का मतलब है कि जितना आप भूजल योग्य भूजल संसाधन उपलब्ध है उसका आप 90% यूज कर दो, और सुरक्षित का मतलब आप 70% से, जिनका रिचार्जिंग वाला 100% हो रहा है और रिचार्जिंग के 100 लीटर अगर रिचार्ज हो रहा है और आप 70 यूज कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। ठीक है, नहीं शब्दावली आप देख लेना। इसके अलावा अब दो तीन जो चीज़ें इनके बारे में ध्यान रखना। एक तो यूएन वाटर क्या है, तो यूएन वाटर ध्यान रखना एक इंटर गवर्नमेंट इंटर एजेंसी है संयुक्त राष्ट्र की, जो मुख्य रूप से मीठे पानी या स्वच्छ पानी के मामले में निगरानी करती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी है आपकी अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड रिसोर्स असेसमेंट सेंटर, ये यूनेस्को के अंतर्गत एक केंद्र स्थापित है जो WMO के अधीन काम करता है, ध्यान रखना। नीदरलैंड इसको फंड करता है, सबसे बड़ी बात है नीदरलैंड इसको फंड करता है। ये भूजल संसाधनों का क्षेत्रीय और सीमा पारी आधार पर आकलन करने का एक विशेषज्ञ समूह है जो आकलन करता है कहाँ पर वाटर की स्थिति कैसी है। और इसके अलावा वैश्विक भूजल सूचना प्रणाली के प्रमुख उत्पादनों में से एक है, तो सूचना देता है ग्लोबल लेवल पर। ठीक है, तो ये ग्रीन इस वाटर से संबंधित है। अगला हम देखते हैं वाटर कन्वेंशन, जरूर देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है यूएन की कन्वेंशन, इसलिए तो वाटर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो ये कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ अभी मनाई गई है, और किसने, यूरोप के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा। ध्यान रखना, यूरोप के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग के द्वारा इसकी 30वीं कन्वेंशन है, 30th कन्वेंशन है, वो मनाई गई है। आप सभी जानते हैं कि वाटर कन्वेंशन, जिसकी फुल फॉर्म अलग है, फुल फॉर्म मतलब वाटर कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ द ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्सेज इंटरनेशनल एक्ट 1992। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है वाटर कन्वेंशन। तो वाटर कन्वेंशन ध्यान रखना एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी उपाय है और एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी मंच है जो वाटर को लेकर के काम करता है। ठीक है, 1992 में हेलेंस्की में इसको अपनाया गया था, 1996 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। पहले इसका उपाय क्षेत्रीय लेवल पर था, यूरोप पहले इसको यूरोप लेवल पर था। 2016 में सभी सदस्यों के लिए इसको ओपन कर दिया गया है। अब सभी सदस्य इसके यूएन के जितने भी सदस्य वो इसके सदस्य हो सकते हैं। इसका बेसिकली काम क्या है, ट्रांस बाउंड्री वाले जल संसाधन, जैसे दो जल संसाधन हम मान लें, हाँ, दो जल संसाधन दो देशों के बीच में उसका क्या बंटवारा होता है, तो उस जल संसाधनों का सही से सुरक्षित रखना। जैसे झील अगर दो जगह बढ़ रही है, नदी अगर दो जगह बढ़ रही है, तो उन संसाधनों का सस्टेनेबल आधार पर यूज करना। ऐसा नहीं है कि कोई अगर नदी, सिंधु नदी अगर भारत में जा रही है, भारत पूरा यूज कर ले, पाकिस्तान कुछ ना हो, ऐसा नहीं है। तो इस कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य है कि ट्रांस बाउंड्री वाली जो जल संसाधन है, चाहे झील दो राज्यों में जा रही है चाहे नदी जा रही है, इनका सस्टेनेबल तरीके से यूज करने के उद्देश्य से ये वाटर कन्वेंशन की गई थी। ठीक है, इसके सभी जो पक्षकार हैं जो इसको इसका साइन कर रखे हैं, उन सभी पक्षकार हैं, उनका मुख्य उद्देश्य है कि भाई सभी उचित और न्याय संगत तरीके से जल का यूज करेंगे, उनके लिए ऐसा काम करना अनिवार्य है, और इसलिए संबंधित विभिन्न प्रकार के अपने समझौते भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये SDG 6 के अंतर्गत एक शक्तिशाली साधन के रूप में काम करेगा। तो एकीकृत जल संसाधन प्रणाली इन सभी को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो SDG 6 में ये जो हमारी वाटर कन्वेंशन है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा एक है वर्ल्ड वाटर फोरम, 2022 में इसका 9वें कन्वेंशन हुए। ठीक है ना, और ये कहाँ हुई है, सेनेगल। आप बता सकते हैं सेनेगल, सेनेगल ध्यान रखें दोस्तों, अफ्रीका में एक देश है और उसकी राजधानी ढाका, वहाँ पर ही आयोजित हुई है 9वीं वर्ल्ड वाटर फोरम। ध्यान रखना 9th वर्ल्ड वाटर फोरम है, उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, सेनेगल के डकार शहर में। ये वर्ल्ड वाटर फोरम की अगर मैं बात करूँ तो ये जल से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन है, और एक तरह से ये कह सकते हैं हम ये आयोजित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जो जल समुदाय है और जो वैश्विक नीति निर्माता है वो ग्लोबल लेवल पर वाटर के प्रोटेक्शन से संबंधित आने वाली चुनौतियों के बारे में एक उनको मंच प्रोवाइड किया जाता है। तो वर्ल्ड वाटर फोरम उसके रूप में काम करती है। इसकी बैठक 1997 से 3 साल में एक बार आयोजित होती है, 3 वर्ष में एक बार आयोजित होती है, और इसकी बैठक का आयोजन विश्व जल परिषद करता है जो एक थिंक टैंक है, और हमेशा जहाँ पर इसका आयोजन होता है वो देश इसकी होस्टिंग करता है। तो वर्ल्ड वाटर कन्वेंशन 9वीं कन्वेंशन हुई है, 97 से लेकर के 3 साल में इसकी कन्वेंशन होती है। लगभग इसको 27 साल हो गए, 9वीं कन्वेंशन हो गई। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को और जो डिसीजन मेकिंग कम्युनिटीज है, जो लोग हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना, वो वाटर के कंजर्वेशन पे काम कर सकते हैं।
उनके लिए एक मंच प्रोवाइड करवाता है और वैश्विक जल संबंधी चुनौतियां हैं उन पर उनको सहयोग प्रदान करता है। दोस्तों एक है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप। दोस्तों यूनाइटेड नेशन ने एक काम किया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया उसके बाद दुनिया में अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग विकास करने के लिए अलग अलग कमीशन बनाए। यूरोप का विकास करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, अफ्रीका का विकास करने के लिए अफ्रीका आर्थिक सहयोग, लैटिन अमेरिका का विकास करने के लिए लैटिन अमेरिका कैरिबियन सहयोग, पश्चिमी एशिया करने के लिए पश्चिम एशिया इकोनॉमिक सहयोग, और एशिया और इकोनॉमिक सोशल कमीशन एशिया के लिए ये बनाया गया इकोनॉमिक सोशल कमीशन एशिया पैसिफिक। इसका मुझे पता है क्योंकि बैंकॉक में मैंने देखा है, इसका मुख्यालय बैंकॉक में, ठीक है ना। इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। ये एशिया और पैसिफिक क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है। तो यूएनओ के द्वारा क्षेत्रीय आधार पर विकास करने के लिए अलग अलग बनाई गई, अलग अलग संस्थाएं बनाई गई थी। तो उसी में से यूरोप के लिए है 97 में से गठन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप के क्षेत्रों का विकास करके उसका एकीकरण करना था। इसमें यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दुनिया के एशिया के 56 देश शामिल है। ध्यान रखना सदस्यता कोई भी शामिल ले सकता है, कोई भी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य। ध्यान रखना है तो क्षेत्रीय संगठन है, सदस्य कोई भी ले सकता है, गलत मत करना। ऐसा नहीं कि यूरोप का है तो यूरोप के लोग ही इसके सदस्य ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस का कोई भी सदस्य इनमें से किसी भी संगठन का सदस्य बन सकता है। भारत, ध्यान रखना, इसका सदस्य नहीं है। भारत इसमें इसका है इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक का सदस्य भारत है, इसका नहीं। 5 क्षेत्रीय संगठनों में से एक क्षेत्रीय संगठन है ये, ठीक है। इसके बाद आता है अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्सेज। अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ी सी इसलिए ध्यान रखना, अपरंपरागत जल संसाधन शीर्षक की बुक इशू हुई, बस आपको ये ध्यान रखना है। और इस बुक को कई विशेषज्ञों के द्वारा बनाया गया है। और वो विशेषज्ञ कौन कौन है? एक तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का जल पर्यावरण स्वास्थ्य संस्थान के द्वारा, यूएन के अलग अलग इंस्टीट्यूट है, उनमें से एक इंस्टीट्यूट है जो वाटर एनवायरनमेंट और आपके हेल्थ से संबंधित काम करता है, इसका एक विशेषज्ञ। और इसके अलावा यूएनयू इंस्टीट्यूट का विशेषज्ञ, और इसके अलावा एफएओ के विशेषज्ञ, इन्होंने मिलकर के ये बुक इशू की है, जिस बुक का नाम है परंपरागत जल संसाधन, नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल वाटर रिसोर्स। ये क्या होते हैं दोस्तों? एक्चुअली में ये क्या होता है, ये वाटर के रिसोर्स जो लवण युक्त होते हैं, खारा जल होता है, कृषि सिंचाई के लिए जो अवैध जल होता है या अपशिष्ट जल होता है, वो सारे किस्म आते हैं आपके अपरंपरागत जल संसाधन में आते हैं। इनका यूज करना और इनका प्रबंधन करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए इस पर फोकस किया जा रहा है। इसकी 6 श्रेणी इस पुस्तक में शामिल की गई। 6 श्रेणी कौन कौन सी देख लेते हैं। एक तो है क्लाउड सीडिंग का जल, स्पेशली वायु और भूमि से जल का संचयन करना। यानी कि क्या कहा है इसमें, क्या है कि इस पुस्तक में अपरंपरागत जल संसाधनों की निम्नलिखित में 6 व्यापक श्रेणियों की पहचान की गई। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि बुक क्या है, दूसरा बुक को कौन कौन ने लिखा है, कौन कौन शामिल है, और तीसरा कितनी श्रेणियाँ हैं। तो 6 श्रेणियाँ हैं, जिनमें आपको एक तो है आपकी वर्षा वृद्धि या कोरा संचयन के द्वारा इकट्ठा किया गया जल, जो कोरा के द्वारा। दूसरा कोरा के संचयन और सूक्ष्म जल संग्रहण के, इतना याद मत रखना है, इतना लवणीकरण जल हो गया, ताज़ा पानी के खारे जल हो गया, इनको एक बार गो थ्रू है ना, याद रखना कोई ज़्यादा जरूरी है नहीं, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना 6 श्रेणियाँ है। अगला है ग्रे वाटर। दोस्तों ग्रे वाटर भी एक तरह का अपशिष्ट वाटर होता है, जिसमें जैसे आप स्नान करके जो पानी आपसे निकलता है, आपके वहाँ से निकलता है, शॉवर से जो पानी निकलता है, या हैंड वॉश के बेसिन से जो पानी निकलता है, वॉशिंग मशीन से पानी निकलता है, किचन सिंक से जो पानी निकलता है, इसमें ये सारा जो अपशिष्ट वाटर है वो आपके ग्रे वाटर में आता है। हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपके ड्रेनेज सिस्टम का, शौचालय का अपशिष्ट वाटर है ना, अर्थात ये जो आपका ग्रे वाटर है इसका आप यूज कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसका यूज करने, इसका वाटर प्रबंधन करने वाले तमिलनाडु का एक गांव है पम्मन कुंडी, उसने अपने ग्रे वाटर का 100% यूटिलाइजेशन कर लेती है, मैनेज कर लेती है, इसलिए ये प्लान है। और इसलिए अगर आपका रिसाइकलिंग करेंगे तो पर्यावरण जल संसाधनों को नुकसान नहीं होगा, ताजे पानी की मांग कम रहेगी, क्योंकि जो पानी आप एक बार नहाने में यूज कर रहे हो उसको फिल्टर करके दोबारा नहा लो, ठीक है ना। 100 बार यूज कर रहे हो उसको दोबारा 100 बार यूज कर लो। तो इसलिए पानी और नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा इनमें अधिक होती है, तो ये कृषि के लिए भी यूज हो सकते हैं। जैसे आप अगर नहाने के पानी का यूज अगर एग्रीकल्चर में दोगे तो डेफिनेटली एग्रीकल्चर में फसल अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे अपशिष्ट उसमें होते हैं, इसलिए। तो ये एक ग्रे वाटर के बारे में थोड़ा सा रखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला है हैवी मेटल कंटेमिनेशन।
यानी कि भारी धातु प्रदूषण, ये आप सभी जानते हैं, जल प्रदूषण में सबसे बड़ी भूमिका भारी धातु में निभाती है। और भारी धातु कौन सी होती है? जिनका घनत्व, अगर मैं बात करूँ जिनका घनत्व मुख्य से जल से 5 गुना होता है, नॉर्मली जिनका घनत्व मिनिमम जल से 5 गुना होगा उनको हम बोलते हैं भारी धातु। ठीक है ना? तो हाल ही में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के द्वारा बोला गया है कि 75% जो निगरानी स्टेशन, हमने क्या है कि नदियों में निगरानी स्टेशन लगा रखे हैं जो उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। तो 75 निगरानी स्टेशन अगर भारत में है, टोटल निगरानी स्टेशन, उसमें से 75 निगरानी स्टेशनों ने भारी धातु संदूषण की सूचना दी है। यानी कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है हैवी मेटल्स का, उसके बारे में उन्होंने क्या दिया, हमें इंफॉर्मेशन दी। 117 से अधिक जो नदियाँ हैं उन्हें 2 या 2 से अधिक विषाक्त कणों की रिपोर्ट दी है। 7 केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित है, 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सबसे ज़्यादा हैवी धातु या हैवी मेटल कंटेमिनेशन से प्रभावित है। दोस्तों, अब भार धातु आप सभी जानते हैं प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, जिनका परमाणु भार अधिक होता है, जिनका जल घनत्व 5 गुना होता है जल से, जिनका घनत्व नॉर्मली जल से 5 गुना होता है। इसमें अगर एग्जाम्पल आप देखें तो आपके पास आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, मैग्नीज है, यूरेनियम है, नाइट्रेट है और ये PFAS। अब सबसे बड़ी बात है कि इनका आपको एक चीज यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनके मानव प्रभाव क्या, मानव स्वास्थ्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो जरूर आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे आर्सेनिक से एक तो ब्लैक फुट रोग तो हो गई होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें लीवर किडनी भी खराब हो सकती है, हृदय की बीमारी हो सकती है। फ्लोराइड से आपको पता है आपके डेंटिल पा जाते हैं एक तो, और एक इसके अलावा आपके स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसमें आपकी अगर कह सकते हैं इसमें एक तरह से आपकी जैसे फ्लोराइड की वजह से आपकी जो घुटनों में दर्द होना या आपकी जहाँ भी जॉइंट है आपकी हड्डी में उनमें दर्द होना वो होता है। मैग्नीज से आपका न्यूरॉन्स डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं होता, तो आपका मानसिक विकास नहीं होता। यूरेनियम से आपकी किडनी खराब होने के पूरे चांस होते हैं। नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है, इसके अलावा थायराइड को भी खतरा होता है। और PFAS से मुख्य रूप से भ्रूण को लेकर के, बच्चों को लेकर के नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सारे जो जल बाहर जाती है, ये वाटर कंटेमिनेशन में अगर शामिल हो जाती है तो जल को बड़ा नुकसान पहुंचाती है, ह्यूमन जो हेल्थ है उसको बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर मैं अगली बात करूँ तो बाहर धातु से स्वास्थ्य में, पर्यावरण में सभी प्रभाव पड़ता है। और इनको हाल ही में एक सबसे बड़ी बात है, ये तो आप सभी जानते हैं कि बाहरी धातु पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन IIT मंडी ने हाल ही में एक बायोपॉलिमर आधारित एक सामग्री डेवलप की है जो क्या करती है, रेशेदार जल्दी फिल्टर, यानी कि ये जल को अच्छी तरीके से बाहर धातुओं को फिल्टर करके बाहर धातु को अलग कर देती है और उसके बाद हम यूज कर लेते हैं। तो IIT मंडी के द्वारा इनिशिएटिव चलाया गया। इसके अलावा अगला है सीसा विषाक्त, ठीक है ना। यानी कि सीसा है वो मतलब पॉल्यूटेड होता है, बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो सीसा विषाक्त के बारे में एक रिपोर्ट जारी की है सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग और CSIR के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। इन दोनों ने सीसा विषाक्त की निष्कर्ष निकला है कि भारत में सीसा विषाक्त की वजह से सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य और आर्थिक बोझ हो रहा है, क्योंकि सीसा विषाक्त की वजह से बहुत सारी ये बीमारियां हो जाती है और इसकी वजह से आपका इकोनॉमिक और आपका स्टेटस बहुत खराब होता है। तो सीसा सबसे ज़्यादा भारत में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, इनमें सबसे ज़्यादा सीसा पाया जाता है लोगों के रक्त में। देखो औसत पाया जाता है, उससे ज़्यादा पाया जाता है। तो सीसा मुख्य रूप से अगर देखें तो एक तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली एक विषाक्त धातु है। इसके अलावा खनन के माध्यम से इनमें सीसा का प्रयोग होता है। कॉस्मेटिक पदार्थ है, आयुर्वेदिक पदार्थ है, इनमें होता है। मिट्टी से बनी जो चमकदार चीज़ें होती है उनमें होता है। प्रिंटेड सर्किट और बैटरी, जो बैटरियाँ होती हैं जिनको हम अवैज्ञानिक तरीके से तोड़ ताड़ के उनमें से सामान निकालते हैं, उनमें सीसा यूज होता है। तो इन शीशों से स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। स्पेशली आपके मस्तिष्क का विकास नहीं होता, एनीमिया का खतरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हीमोग्लोबिन के निर्माण को रोक देता है। जब आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा नहीं, बनेगा। इसके अलावा सिर दर्द जैसी समस्या कोई बहुत बड़ी चीज़ें पैदा करती है। इस तरीके से जो सीसा विषाक्त है वो जल संसाधनों के अंतर्गत पोल्यूटेंट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बड़ा स्वास्थ्य मानव स्वास्थ्य प्रभाव निभाता है। ठीक है, अगला अगर मैं बात करूं, अगला है पर एंड पॉलीफ्लोरो अल्काइल पदार्थ, जिसे हम ऊपर बात कर रहे थे अभी, PFAS, जो मुख्य रूप से अभी हम यहाँ बाहर धातु विषाक्त में देख रहे थे, PAPF है ना। इसी का फुल फॉर्म है, अगर आपको याद आ जाए ठीक है, अगर नहीं भी है तो दिक्कत नहीं। पर पॉलीफ्लोरो फ्लोरो अल्काइल पदार्थ। अभी एक अध्ययन में ये हुआ है कि कई स्थानों पर वर्षा का जल PFAS से दूषित है।
अभी क्या है, एक तरह से क्या है, PFS पूर्णतः क्लोरीन युक्त कार्बन की श्रृंखला है, और उसमें क्या है, कार्बन है ना, उसके जो बंध है इसमें, वो कार्बन बंध होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, और इसकी वजह से इसका विघटन नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम तक पर्यावरण में, जल में बना रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं चिर स्थायी रस है। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बना रहता है क्योंकि इसके कार्बन और फ्लोरीन की जो बॉन्ड है वो मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से इसका निम्नीकरण नहीं होता, क्योंकि किसी भी पदार्थ के निम्नीकरण के लिए बॉन्डों का टूटना बहुत जरूरी है, तो वो इसमें नहीं होता, इसकी वजह से ये बहुत समय तक बना रहता है, और ये स्थायी कार्बन प्रदूषण के रूप में इसको हम देखो, स्टॉकहोम समझौता है, उसमें जो परमानेंट कार्बन जो पोल्यूटेंट है उनकी लिस्ट श्रेणी जारी की गई है, उस लिस्ट में इसको शामिल किया गया है, इन दोनों को, और PFAS जैसे दो पदार्थ है, इसी के दो पार्ट है, ये इन्हीं का नाम है, इन दोनों को स्थायी कार्बनिक प्रदूषक की श्रेणी में शामिल किया गया, अर्थात इनके सदस्य जो भी देश है, इसके स्टॉकहोम कन्वेंशन के जो देश हैं वो इनका क्या करते हैं, आयात निर्यात नहीं करते, ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना इसको एक तो बेसिकली, और निकलता कहाँ से अगर हम इसको देखें तो इनको हम नॉर्मली इनका यूज कर सकते हैं, जैसे अग्निशमन फॉर्म, जो अग्निशमन फॉर्म होता है उसमें ये होता है, दाग प्रतिरोधी कालीन होती है, पानी तेल प्रूफ जो हमारे जैसे कपड़े होते हैं वर्षा के, या हमारे कुछ हम बायोसाइड यूज करते हैं, इनमें भी ये निकलता है, स्प्रे वगैरह हम यूज करते हैं, उसमें भी ये संदूषक के रूप में निकलता है, फुल मैकेनिज्म में भी हम यूज करते हैं, एक थोड़ा सा ये याद रखना है ना, इसका आम यूज कहाँ कहाँ पर होता है, नॉर्मली इसका यूज करते हैं और यही हमारे शरीर को नुकसान होता है। इससे यह है कि व्यक्तियों और पशुओं दोनों में रक्त से जुड़ी हुई चीज़ों में समस्या पैदा होती है, प्रजनन की क्षमता कमजोर हो जाती है, बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, शरीर के हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल, लीवर खराब करता है, और एकत्र तो समाप्त कर पाना इसको बहुत कठिन है क्योंकि स्थायी समय तक बना रहता है, ठीक है, इसलिए तो PFAS जनित संदूषण को कम करने के लिए कई काम किए गए हमने, जैसे एक्टिवेटेड कार्बन टैंक बनाए जो इसको फिल्टर करते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसको ऑब्वियसली एक प्रतिबंध कर दिया गया है, तो इसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन आपको पता होना चाहिए PFAS क्या है, एक भारी धातु प्रदूषक है जो बड़ी मात्रा में जल के प्रदूषण करता है और मानव शरीर के, मानव रक्त पे बड़ा नुकसान है। अदर प्रदूषकों के नाम थोड़ा सा याद रखना, नाम पूरे याद मत रखो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा पता रहना चाहिए, जैसे एक है नॉनिल फेनोल, नॉनिल फेनोल की अगर मैं बात करूं तो भारत में डीजल मात्रा में सबसे विषाक्त रासायनिक पदार्थों में इसका शामिल पाया गया है। ये आमतौर पर क्या होता है कि हम जैसे डिटर्जेंट यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट यूज करते हैं, उनमें मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है, जो डेली हमारे यूजिंग वाली चीज़ है उसमें हम नॉनिल फेनोल का यूज करते हैं, नॉनिल फेनोल का, और मानव स्वास्थ्य पे है कि ये त्वचा, आँख, इनमें बहुत, यानी कि हमारा जो अंतःस्रावी है उसके विघटनकारी के रूप में काम करता है। UNEP के द्वारा इसको केमिकल ऑफ ग्लोबल कंसर्न में शामिल किया गया है, ध्यान रखना, UNEP ने नॉनिल फेनोल को कंसर्न केमिकल माना है, लेकिन भारत ने अभी तक, जो कि सबसे ज़्यादा विषाक्त पदार्थ के रूप में इसको पाया जाता है, भारत ने अभी तक इसके लिए कोई स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं किया। दूसरा एंडोसल्फाइन, एंडोसल्फाइन दोस्तों क्या होता है कि एक हम बायोसाइड के रूप में इसको यूज करते हैं, स्पेशली कीटों और घनों को मारने के लिए, और केरल में 2011 से ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रतिबंध कर दिया था इसका यूज, लेकिन उसके बावजूद भी चाय कॉफ़ी के बागानों में यूज किया, जिसकी वजह से केरल में लोग मारे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में बोला गया कि कीटनाशक एंडोसल्फाइन की वजह से जो लोग मरे हैं उनको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। तो एंडोसल्फाइन एक तरह का बायोसाइड है, क्या है, एक तरह का ऑर्गेक्लोनिक जो क्लोरीन बायोसाइड है, जो जिसका उपयोग हम न्यूरोटॉक्सिक प्रभाव पैदा करके कीटों और घुनों को मारने के लिए इसका यूज किया जाता है, लेकिन क्योंकि इसका छिड़काव हम कपास इनमें यूज करते हैं, लेकिन इस छिड़काव की वजह से जो हवा में चीज़ें उड़ती है, गैस हवा में उड़ता है, तो उसकी वजह से जो किसान है वो कई लोगों की इसमें डेथ भी हो सकती है, इसकी वजह से 2011 में ही इसको प्रतिबंध कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ा ये नाम नजर में जरूर रख लेना, UPSC पूछ लेते हैं इनमें से कौन कौन सा प्रतिबंध है, तो इसलिए थोड़ा सा आपसे यही कह रहा हूँ कि इसको एक बार देख लेना, जैसे एलाक्लोरो, डाइक्लोरोस, ट्राइक्लोरो, नाम नजर में रखना है, याद नहीं करना है, बस एक बार गो थ्रू होना है, कहा हाँ, या मिथाइल पिनोसाइड, मिथाइल पैराथेमाइन, पोरेटो, इनका नाम याद रख लेना, मतलब नाम याद नहीं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये थोड़ा सा ये है, और भी है, जैसे कुछ अलग हाल ही में क्लोरफायरिफॉक्स, पिप्रोडिन, एंट्राजिन और पैराक्वाइड, ये क्या है कि ये गैर लाभकारी संस्था है, PAN,
पेस्टिसाइड एक्शन जो नेटवर्क है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। उसने बोला कि राज्यों में इनका यूज बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इसने बोला कि भारत के कीटनाशक जो बोर्ड है उसको इन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन आपको ध्यान रखना ये है क्या है, चार। एक है क्लोरपाइरीफॉस, ठीक है, पत्ते और मिट्टी से उत्पन्न कीटों को नियंत्रित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिप्रोनिल का चींटियों, भिंगरों इनको नियंत्रित करने के लिए देता है। एंट्राजीन ये बाहर से गाढ़ सौरी पत्तियों के खरपतवार को उगाने से रोकता है। और फेराक्वाइट ये भी शाकनाशी है, खरपतवार घासने में। एक्चुअली में आपसे पूछ सकते हैं क्या है, ये एक तरह से पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से अलग अलग चीज को, अलग अलग जीवों को कंट्रोल करने के लिए, खरपतवारों को कंट्रोल करने के लिए चारों का यूज किया जाता है। और इस पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कई राज्यों में जरूरत से ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। माइक्रोप्लास्टिक आप सभी जानते हैं, माइक्रोप्लास्टिक जो जिनका आकार 5 मिमी से भी कम होता है उनको माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। और हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने एक चेतावनी दी है कि कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक्स की उपस्थिति बहुत ज़्यादा पाई गई है, इसलिए मछलियों को नुकसान हो रहा है। क्योंकि देखो, हम कॉस्मेटिक्स चीज़ें यूज करते हैं, हम सामान यूज करते हैं, कपड़ों में बहुत सारी चीज़ों में हम यूज करते हैं। जो माइक्रोप्लास्टिक है ये बह करके नदियों में जाता है और नदियों को पॉल्यूटेंट कर देता है। इससे जो मछलियाँ होता है उन्हें गलफड़ों में जाके जम जाता है, तो मछलियों की क्या हो जाती है, इसमें डेथ हो जाती है। मछलियाँ उस क्षेत्र में सड़ जाएगी तो आसपास के जीवों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी इसमें एक तरह से उनको भी बड़ी दिक्कत आएंगी। इसलिए माइक्रोप्लास्टिक को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये जल निकायों को तो करता ही करता है, साथ में वायुमंडल में भी अगर ये हवा में जाके जम जाता है तो ग्रीन हाउस गैस के रूप में काम कर देता है ना, तो कई जगह से ये काम करता है। रमन स्पेक्ट्रोग्राफी का यूज करते हुए इनका पता लगाया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोग्राफी आप सभी जानते हैं कि गैर ये विश्लेषक तकनीक है जो जो ऐसे रासायनिक जो जो एक तरह से डिकम्पोज नहीं होते उन रसायनों की पूरी संरचना को पता लगा लेती है, उनके बारे में हमें जानकारी देती है। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करते हुए हमें पता लगाया कि ये बड़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। इसके बाद नैनो प्लास्टिक, जिनका आकार आप सभी जानते हैं 1000 नैनो से भी छोटा होता है, उन्हें नैनो प्लास्टिक बोलते हैं। देखो, माइक्रो प्लास्टिक है वो नॉर्मली हमारे पॉल्यूटेंट के रूप में काम करते हैं। नैनो प्लास्टिक है वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी कोशिकाओं को दिक्कत खड़ी कर देते हैं, समुद्री जीवों के विकास में बाधा कर देते हैं, है ना, विषाक्त के रूप में भी बड़ी बाधा कर देते हैं। तो हाल ही में शोधकर्ताओं ने नैनो प्लास्टिक की मात्रा का पता लगाने और मापने के लिए एक नई धात्विक फिंगरप्रिंट आधारित तकनीक विकसित की गई है। और उसने मुख्य रूप से सलाद के पौधों को पर्यावरण सामान्यतः पाए जाने वाले प्लास्टिकों में से पॉलीस्टाइनिन और पॉली जैसे नैनो प्लास्टिक के संपर्क के बारे में पता लगाया। तो एक नई तकनीक बताई गई कि बहुत छोटे कणों के रूप में होते हैं, नैनो कणों 1000 नैनोमीटर से भी छोटा नैनोमीटर होता है। इनका पता लगाए पाना इतना आसान नहीं है, और ये छोटे छोटे कण जब हमारे शरीर में जाते हैं या पेड़ पौधे जीव जंतुओं के अंदर जाते हैं तो उनके पूरे सिस्टम को खराब कर देते हैं और इससे बड़ी मात्रा में उनका विकास है बाधित हो जाता है। तो इनको रोकने के लिए चीज़ें हो रही है। तो ये बेसिकली चीज़ें थी जो हमारे पॉल्यूटेंट से जुड़े हुए प्रमुख पॉल्यूटेंट उनके रूप में थी, ठीक है। आगे हम देखेंगे फिर बाद में, अभी इतना दिया हुआ है। तो अभी तक जो चीज़ें देखी हमने हमने एयर पोल्यूशन देखा दोस्तों, और बेसिकली ध्यान रखना, आप ध्यान रखना इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे। नैनो प्लास्टिक के बारे में 3-4 स्टेटमेंट है आपका, ये क्या है, ये क्या है, इसका याद रखना, ये दोनों क्या है, ये दोनों नैनो प्लास्टिक है। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी चीज़ों से माइक्रो फाइबर के रूप में भी, तो माइक्रो प्लास्टिक क्या है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये क्या है चारों, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। आपका नाम याद रहना जरूरी नहीं है, लेकिन है क्या इतना याद रहना जरूरी है बस, ठीक है ना। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने पढ़ी, और ये प्री का क्वेश्चन आपकी बनेंगे, और यूपीएससी बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन पूछती है। रसायनों के नाम, केमिकल्स के नाम, घासों के नाम यूपीएससी पिछले कुछ साल से ज़्यादा पूछ रही है, तो आपका प्री का ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए प्लीज़ इनको थोड़ा अच्छे से चीज़ें समझिए, उनके यूज कीजिए, ठीक है ना। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप सभी इसका फ़ायदा उठाएंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और शेयर करेंगे। आप सभी को, और आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।